केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में। पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल वगैरह, उनके वहाँ से जो सोर्सेस मिले हैं उनके बारे में। और आज हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता में जो नगर नियोजन है उसके बारे में। ठीक है, नगर नियोजन। नगर, सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे वो दो भागों में विभाजित थे मोटे तौर पर। जो पूर्वी भाग होता था, जो पश्चिमी भाग होता था वो थोड़ा ऊंचाई पर होता था, उसे कहते थे दुर्ग या टीला, दुर्ग टीला। और जो पूर्वी भाग होता वो थोड़े निचले स्तर पर होता, उसे कहते थे निचला टीला। इसमें शासक वर्ग रहता था और पुरोहित, और इस वाले भाग में जन सामान्य रहता था। और ये सारा पूरा नगर एक दीवार से घिरा हुआ होता था। ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रत्येक नगर जो हैं वो समकोण सीधी सड़कों, समकोण और सीधे रोड थे। यहाँ पर ऐसे समकोण रोड एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते थे। मकान के आगे मकान होता था और सारी सड़कें एक दूसरे जगह पर मिलती थी, यानी कि समकोण की तरह होते थे। जो मकान थे वो एक मंजिला या दो मंजिला भी हुआ होते थे। तो मकान जो सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी नगर है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, कालीबंगा है, तो मकान उसमें कहीं पर एक मंजिला होते थे, दो मंजिला होते थे। और जो निचले वाले इन वहाँ के जो मकानों की एक विशेषता है कि सड़कों की तरफ जो उनके दरवाजे नहीं खुलते थे। सड़कों की तरफ उनके दरवाजे नहीं खुलते थे, दरवाजे गलियों में खुलते थे पीछे की तरफ। और जो मकान जो दो मंजिला होते थे, उनके आगे की तरफ खिड़की हो सकती थी, लेकिन निचले वाले स्तर की तरफ खिड़की जो आगे नहीं होती थी। और मोहनजोदड़ो के अंदर देखें तो केवल अकेले जल निकास प्रणाली भी इतनी अच्छी थी कि पूरे शहर का जो जल है, देखिए जैसे किसी मकान में ये बाथरूम है, ये रसोई है, और ये कोई और जल का कोई और है, तो यहाँ से सारा का पानी एक नाली के रास्ते बाहर जाता था। और ये साले की सारी नालियाँ ढकी हुई होती थी, और बार बार उनको एक सोखता गर्त होते थे, उनसे वो कचरा साफ भी कर दिया जाता था। और ये नाली किसी दूसरी नाली में मिली होती थी, और ये उसको अंत में शहर से बाहर किसी दूसरे सोखता गर्त में अंदर डाल दिया जाता था। और अकेले मोहनजोदड़ो के अंदर ही पानी की व्यवस्था भी अच्छी थी। अकेले मोहनजोदड़ो में 700 कुएं मिले। ठीक है। नालियाँ थी जो पक्की ईंटों की बनी हुई होती थी। अब सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक स्थिति के बारे में देख लेते हैं। आर्थिक स्थिति में सबसे पहले कृषि देखेंगे। आर्थिक स्थिति, इसकी आर्थिक स्थिति कैसी थी? इसमें सबसे पहले कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, और इसके सबसे बड़े उदाहरण तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में बड़े बड़े जो अन्नागार हैं उससे पता लगता है। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में जैसे ही हड़प्पा है, ये मोहनजोदड़ो है, उसके आसपास में छोटे छोटे नगर हुआ करते थे, है ना। जो नगर क्या, छोटे छोटे गांव हुआ करते थे। गांव का अधिशेष उत्पादन शहरों के अंदर आता था। ठीक है।
और शहरों में बड़े बड़े अन्नागार थे, और अन्नागार से हम अपन पता लगा सकते हैं कि देखो शहरों के अंदर तो खेती होती नहीं थी, फसल होती नहीं थी, तो फिर ये अन्नागार क्या काम आते होंगे। गांवों के जो अधिशेष उत्पादन होते थे वही ये शहरों के अंदर गांवों के अधिशेष उत्पादन को शहरों के अंदर भेज दिया जाता था। वहाँ से शिल्प की जो कलाकृतियाँ वगैरह, कोई आकृतियाँ वगैरह होती थी, कपड़े वगैरह, वो गांव वाले लेके जाते थे और अनाज वनाज वगैरह दे के आते थे। ऐसी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी और मुख्य काम व्यापार का होता था यहाँ पर नगरों के अंदर। और आप देखिए चावल हैं, गेहूँ हैं, बाजरा है। चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ, ये उनकी मुख्य फसलें थी ये। ठीक है, बाजरे के साग से गुजरात से मिलते हैं, हमने पढ़ा था। चावल के भी मिलते हैं, गेहूँ भी हैं, जौ भी हैं। ठीक है, एक है कपास। कपास सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही उपजाया, क्योंकि यूनान की सभ्यता के अंदर आज भी कपास को सिंडन के नाम से जानते हैं, यानी कि ये सिंधु प्रदेश की है। ठीक है, हमें सिंधु घाटी सभ्यता से कुल 9 प्रकार की फसलों के बारे में पता लगता है। कुल 9 प्रकार की फसलें। कुल 9 प्रकार की फसलें हैं, वो सिंधु घाटी सभ्यता से हमें जानकारी मिलती है। सिंचाई के लिए नहरों का भी प्रयोग करते थे, तालाबों का भी प्रयोग करते थे। नहरों के जब से हमने पहले बात की थी, सोरदगुई से मिले जो अफगानिस्तान में, सोरदगुई वो भी एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल था। सोरदगुई अफगानिस्तान में, सोरदगुई और मुंडिका जो है अफगानिस्तान में है। ठीक है, लकड़ी के हल का प्रयोग किया जाता था। हल जो होता था, देखो ये कांस्य युगीन सभ्यता है, तो तांबे के हल तो कोई प्रयोग में आते नहीं, और इतना बड़ा अधिशेष उत्पादन होता था तो किसी ठोस चीज को ही हल के रूप में प्रयोग करते होंगे। ये कुदाल का प्रयोग कम करते थे, हल का प्रयोग मिट्टी के क्या वो लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। ठीक है, कृषि हो गया। अब लेते हैं अपन पशुपालन। खेती के साथ ये पशुपालन भी करते थे। पशुपालन खेती के साथ पशुपालन भी करते थे। और पशुपालन में देखिए आपने मोहरे देखी होगी। इनकी मोहरों के बारे में आपने पढ़ा था कि मोहरों पर सबसे ज़्यादा कुबड़ वाले बैल का चिन्ह मिलता है। बैल का इनके जीवन में विशेष महत्व था, धार्मिक महत्व भी था, और ये अर्थव्यवस्था का एक साधन भी था, क्योंकि बैल से ये खेती करते थे, हल से खेती करते थे। बैल का इनके जीवन में। और पशुपालन में एक बतख और मेसोपोटामिया का एक अभिलेख मिला है, सारगोन अभिलेख। हमने पढ़ा था सारगोन अभिलेख। उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, मेलुहा शब्द का। मेलुहा शब्द का प्रयोग होता है। मेलुहा यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। और इसको मेलुहा को हाजा पक्षी का देश बताया है। हाजा पक्षी क्या होता है? मोर को उन्होंने हाजा पक्षी बोला है। मोर को हाजा पक्षी बोला है।
और गुजरात के जो लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता में गुजरात के जो लोग थे वो हाथी पालते थे। ठीक, आर्थिक स्थिति हो गई। अब लेते हैं उद्योग। सिंधु घाटी सभ्यता में उद्योग। उद्योग में पहले देखिए कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग उन्नत अवस्था में था। योगीराज की मूर्ति के बारे में अपन ने बात की थी, जो मोहनजोदड़ो से मिली थी। उसके जो कंधे पर शॉल है, शॉल के ऊपर इस प्रकार के चिन्ह हैं, देखिए इस प्रकार के चिन्ह बने हुए हैं। छपाई की व्यवस्था होती होगी। मोहनजोदड़ो से वगैरह कई जगह से बर्तन मिले हैं। बर्तनों के ऊपर एक कोई कपड़ा बिछाया गया था सूती वस्त्र का, तो उसके जो धागे हैं, धागों से ऊपर कपड़ों के उस मिट्टी के ऊपर बर्तन के ऊपर निशान पड़ गए हैं। तो यानी कि सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे। सूती वस्त्र के निशान मिले हैं और सूती वस्त्र के ऊपर कसीदादारी की जाती थी। ठीक है, कपड़ा उद्योग में ये है। ऊन के भी वस्त्र पहनते थे ये, उन्हीं वस्त्रों के भी उदाहरण मिले हैं। उन्हीं वस्त्रों के भी साक्ष्य मिले। ठीक है, अब कपड़ा उद्योग के बाद में ईंट उद्योग। ईंट उद्योग भी उन्नत अवस्था में था। ईंटों में क्या है, ईंट 4:2:1 में मिलती हैं। 4 प्रकार की ईंटें मिलती है। कौन कौन सी? एक तो आयताकार, वर्गाकार, वक्राकार, टी आकार की, और एल आकार की। ठीक है, आयताकार ईंटें तो आप समझते ही हो, जो हम प्रयोग में लेते हैं वही ऐसी। टी आकार की, टी जैसी होती थी ऐसी, किसी बीच में डालने के लिए। और वक्राकार ईंटें होती थी ऐसी, किसी कुएं पर लगाने के लिए। कुआं होता था, कुएं की इस तरह ऐसी ऐसी। और एल आकार की किसी किनारे पर लगाने के लिए होती थी। मकान का कोई किनारा वगैरह होता, दीवार का कोई किनारा होता था, उसके किनारे पर लगाने के लिए एल आकार की ईंटें होती थी। देखिए ईंटें, और जो वक्राकार ईंटें हैं वो चन्नू दरों से मिली है। ठीक है, अब ईंट उद्योग के बाद में देखते हैं धातु उद्योग। धातु उद्योग इधर लिख देते हैं। तांबा प्लस 3 से कांसा बनाना ये जानते थे। तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? खेतड़ी, ओमान और अफगानिस्तान से। ठीक है, और टिन कहाँ से प्राप्त करते थे? अफगानिस्तान और ईरान से। अफगानिस्तान और ईरान से। सोने चांदी के भी साक्ष्य मिले हैं।
सोने चांदी के भी साक्ष्य मिले हैं, लेकिन लोहे का ज्ञान इनको नहीं था, लोहे का ज्ञान अभी नहीं हुआ था। ये शांति प्रिय लोग थे, हथियार यहाँ पर मिले नहीं है, क्योंकि जो कृषि प्रधान समाज होता है, जो कृषि प्रधान समाज होता है वो शांति प्रिय होता है। मन का उद्योग, लोथल, चंदुदड़ो और धोलावीरा, इन 3 जगहों से मन के बनाने के उपकरण मिले। यानी कि मन का उद्योग विकसित अवस्था में था, क्योंकि इन 3 जगह लोथल, चंदुदड़ो और धोलावीरा में मन के बनाने के मनकों के कई सारे ढेर मिले हैं और कुछ उनको बनाने के उपकरण मिले हैं। तो अब उनको लगता है और अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पर मन का उद्योग विकसित अवस्था में होगा, ये मन का उद्योग का स्थानीय स्थल होंगे। मन के देखो कई चीज़ों के बनाए जाते थे, कई चीज़ों के बनाए जाते, कार्नेलियन की, लाजवर्थ, स्फटिक, फयांस, जैस्पर, ठीक है, सेल खड़ी, सेल खड़ी की एक मिट्टी होती थी, मिट्टी की का जो लाजवर्थ है वो ईरान से प्राप्त करते थे। वो हरे रंग का पत्थर होता था, हरे रंग का पत्थर, ये मुलायम पत्थर होता था। कार्नेलियन अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे। कार्नेलियन के जो अवशेष है वो लोथल से प्राप्त, अफगानिस्तान से करते हैं, लेकिन लोथल से इसके अवशेष मिले, ठीक है। और शंख के भी बनाए जाते थे, शंख के भी मन के, शंख के भी मन के बनाए जाते थे। कार्नेलियन के जो मन के हैं वो लोथल से मिले हैं। लाजवर जो ईरान से प्राप्त किया जाता, ईरान से प्राप्त किया जाता, वो हरे रंग का पत्थर होता है। स्फटिक जो मुलायम पत्थर होता है और इसके भी मन के बनाए जाते हैं। फयांस के ये सारे पत्थर है, फयांस, जैस्पर, सेल खड़ी की एक मिट्टी होती है, शंख होते हैं, बजाने का जो शंख होता है जो समुद्र में मिलता है, तो उनके मन के बनाकर ये प्रयोग में लेते थे, ठीक है। अब मन के उद्योग के बाद में अपन देखते हैं शंख उद्योग, क्योंकि शंख भी एक उनके लिए एक उद्योग के बराबर था, क्योंकि शंख का उनके जीवन में बहुत उपयोग था। नागेश्वर और बालाकोट, नागेश्वर व बालाकोट, ये दोनों जो थे वो शंख उद्योग के केंद्र थे। नागेश्वर ये है, नागेश्वर गुजरात में है और यह है पाकिस्तान में, ठीक है। और शंख की चूड़ियाँ भी बनाई जाती थी, शंख की चूड़ियाँ भी बनाई जाती थी। और ये दोनों स्थल शंख उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे। ये गुजरात में, ये बालाकोट पाकिस्तान में शंख की चूड़ियाँ बनाई जाती। शंख का इनके जीवन में बहुत महत्व होता है,
ठीक है, ये हो गया शंख उद्योग। अब देखते हैं व्यापार वाणिज्य। ठीक है, हाँ, व्यापार वाणिज्य। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार वाणिज्य है वो घरेलू एवं विदेशी दोनों प्रकार का व्यापार होता था। अपन ने देखा कि कहीं पर फारस की मोहरें मिली हैं, कहीं पर बेलनाकार मोहरें मिली है मेसोपोटामिया की। तो इस तरह से बाहर से विदेशी व्यापार भी होता रहता था बड़े बड़े नगरों में के अंदर। लोथल, धौलावीरा, ये सब बड़े बड़े नगर थे इन विदेशी व्यापार के लिए। अब देखिए, अब इसके अंदर अपन ने अभी बात की थी मेसोपोटामिया के सारगोन अभिलेख। सारगोन अभिलेख में मेलुआ शब्द को तो अपन ने देख लिया था, मेलुआ शब्द को तो देख लिया था। उसके बाद में जो यहाँ से मेसोपोटामिया और जो से व्यापार जो होता था उसमें दिलमुन और मगान जो विदेशी व्यापार होता था उसमें ये दो जो हाँ ये दो जो जगह थी वो उनके बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाती है। दिलमुन अब ये कौन सी जगह, ये बहरीन द्वीप, ये है ओमान, फारस की खाड़ी वगैरह ये जो है वहां से व्यापार होता था। ठीक है, एक ओमान से एक हड़प्पन मर्तबान मिला है, यानी कि एक हड़प्पा का एक मर्तबान तेल डालने का जो बर्तन होता है वो मिला है हड़प्पा का। ओमान से हड़प्पन मर्तबान। ठीक है, सोना चांदी। सोना जो है अफगानिस्तान, ईरान और ओमान से प्राप्त होता था। और जो चांदी भी अफगानिस्तान, ईरान और ओमान से प्राप्त होता था। वहाँ से ये आयात किया जाता था और यहाँ से वो सिंडन जो कपड़ा होता था वो लेकर जाते थे और ये सोना चांदी लेकर आते थे। लाजवर्द और फिरोजा, लाजवर्द वो है हरे रंग का पत्थर होता था, हरे रंग का बहुमूल्य पत्थर होता था। फिरोजा भी एक प्रकार का बहुमूल्य पत्थर था। इनका भी व्यापार किया जाता था। फिरोजा था वो ये बदख्शां से और ये अफगानिस्तान से मिलता था। ईरान से, फिरोजा ईरान से मिलता था। ठीक है,
जो शिलाजीत शिलाजीत का भी व्यापार होता था। शिलाजीत हिमालय से प्राप्त की जाती थी। और मोहरे मोहरे क्या काम आती थी? मोहरों का इनके जीवन में ये महत्व था। मोहरे किसी चीज़ की स्वामित्व और गुणवत्ता की ओर इशारा करती थी। किसी सामग्री की गुणवत्ता और स्वामित्व की ओर इशारा। ठीक है। लोथल से एक बटन के आकार की मोहर मिली है। बटन के आकार की मोहर। और लोथल देसलपुर से तांबे की मोहर मिली है। जो मोहर होती थी सैल खड़ी के मिट्टी की होती थी। मोहर पर जानवरों के चित्र होते थे। किसी पक्षी का जानवरों में ज़्यादातर एक कुबड़ वाले बैल का ज़्यादा चित्र होता था। कुबड़ वाले बैल का और एक सींग वाले पशु का। एक सींग वाला पशु जो यूनिकॉर्न के नाम से हम जिसको जानते हैं। ठीक है। अब बाट के बारे में जानते हैं, जो नाप तोल वगैरह जो करते थे। बाट देखो, छठ नामक पत्थर के बनाए जाते थे। बाट वो छठ नामक पत्थर के बनाए जाते थे। दो प्रकार के बाट होते थे, एक 16 के मानक में, एक दशमलव मानक में। 16 के मानक में होते थे। वो छोटी चीज़ों, मनके वगैरह जो होते थे, छोटी चीज़ें, सोना चांदी वगैरह जो छोटी चीज़ों में होते थे, वो छोटी चीज़ों के लिए। और ये दशमलव जो होते थे वो बड़े मानकों के लिए उपयोग में किए जाते थे। एक मिट्टी का तराजू भी मिला था। मिट्टी का तराजू, ठीक है। और बाट छठ नामक पत्थर के अलावा धातु के भी बनाए जाते थे। धातु के भी थी बाट के अलावा। अब बात करते हैं उनके धार्मिक जीवन की। उनका धार्मिक जीवन कैसा था? धार्मिक जीवन, वो आत्मा की अमरता में विश्वास करते थे और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। धार्मिक जीवन, आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म। बहुदेववाद में विश्वास करते थे।
पीपल को पवित्र वृक्ष मानते थे। पीपल को पक्षियों में बतख की पूजा करते थे। ठीक है, बौद्ध देववाद में देखिए मातृ देवियों की सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ मिली है, मातृ देवियों की मूर्तियाँ, और पुरुष देवताओं की भी मूर्तियाँ मिली हैं। लेकिन कहीं से इनका मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता वगैरह वहाँ मिलता है। मंदिर के कहीं भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं। धार्मिक जीवन तो था इनका, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, आत्मा की अमरता में विश्वास करते थे, लेकिन पुनर्जन्म में कैसे विश्वास करते थे? क्योंकि जब सबको गाड़ते थे उसके साथ में कुछ एक चीज़ें गाड़ देते थे कि उनके मरने के बाद अगला जन्म लेंगे तो वो मिलेंगे। तो मंदिर में कहीं साक्ष्य नहीं मिलता है, मंदिर का साक्ष्य कहीं नहीं, यानी कि ढोंग वोंग नहीं था। स्वास्तिक की पूजा करते थे, स्वास्तिक को शुभ मानते थे। स्वास्तिक एक जो कुबड़ वाला जो बैल होता है उनको पवित्र मानते थे, बैल को पवित्र मानते थे। ठीक है, जादू टोने टोटके में भी विश्वास करते थे। कई जगह से ताबीज मिले हैं तो उससे पता लगता है कि ये जादू टोने टोटके में विश्वास करते थे। जादू टोने टोटके में लिख दो कहीं पर। टोने टोटके में विश्वास, ठीक है, काफी। और ये पृथ्वी को जो है उर्वरता की देवी मानते थे। और यानी कि हड़प्पा से एक ऐसी कोई चित्र मिला है जिसमें एक मूर्ति के पेट से पीपल का पेट निकलते हुए दिखाया गया है, तो उसको पृथ्वी की देवी माना गया। ठीक है, ठीक है। अब इनका सामाजिक जीवन देखते हैं। जो हम जानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, और जो कृषि प्रधान जो समाज होता है वो शांति प्रिय समाज होता है। और मातृ देवियों की यहाँ पर सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ मिली है, तो यहाँ का जो समाज हुआ है वो मातृ सत्तात्मक रहा होगा। तो मातृ सत्तात्मक समाज के साक्ष्य, मातृ सत्तात्मक समाज यानी कि औरतों की स्थिति इस समाज में अच्छी थी। ऊनी और सूत्री दोनों प्रकार के वस्त्र ये यूज में लेते थे। ठीक है, पहले भी बात कर चुके हैं इसकी तो। ठीक है, और लोथल से एक पेड़ पर बैठी एक चिड़िया के चित्र मिला है जिसके मुंह में मछली दबी हुई है। तो ये मछली शायद इनके भोजन का हिस्सा हो। हिस्सा रहा हो। ठीक है, अब आभूषण दोनों पहनते थे, पुरुष और महिलाएं दोनों आभूषण पहनती थी। आभूषण की बात करें तो पुरुष भी पहनते थे और महिलाएं भी पहनती थी।
दोनों आभूषण पहनते थे जो मन के बनाए जाते थे। लाजवर्थ है, फिरोजा के हैं, सैलखड़ी की मिट्टी के। अब इनका शवाधान कैसा था, मरने के बाद उनका क्रियाक्रम कैसा, उसके बाद शवाधान 3 प्रकार का था। एक तो पूर्ण शवाधान, आंशिक शवाधान और तीसरा है प्रतिदाह संस्कार। पूर्ण समाधान में पूरे शव को पूरी तरह गाड़ देते थे, और आंशिक समाधान में देखें तो शव को पहले पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए छोड़ देते थे, फिर उसके कुछ चीज़ें इकट्ठी करके गाड़ देते थे, उसको आंशिक समाधान कहते हैं। और दाह संस्कार, जलाना, ठीक है। और कई हिस्सों पर ज़्यादातर वो उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ते थे। सिर तो रखते थे, सिर उत्तर दिशा में रखते थे और पैर हैं दक्षिण दिशा में रखते थे। और कई कई जगह कुछ कुछ चीज़ें मिलती है वहाँ पर दक्षिण दिशा में भी सर रखे हुए मिलते हैं। अब इनका राजनीतिक जीवन देखते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि तो हम पढ़ नहीं पाए, लेकिन उससे पता लगेगा नहीं कि वास्तव में तो इनका राजनीतिक जीवन कैसा था। लेकिन इतना बड़ा सभ्यता है तो उसका कोई न कोई व्यवस्था कारक तो होगा, क्योंकि नारियों की इतनी सुंदर व्यवस्था, नगरों की इतनी सुंदर व्यवस्था, चौड़ी समकोण चौड़ी सड़कें, सफाई की इतनी अच्छी व्यवस्था, तो उससे लगता है कि राजनीतिक जीवन में इनका राजनीतिक जीवन भी कुछ रहा होगा, वहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था भी कुछ रही होगी। तो हम कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पुरोहित या फिर कुछ वणिक समुदाय जो थे वो उनकी प्रशासन व्यवस्था देखते थे। अब ऐसे व्हीलर, हंटर और 3 मैके हैं, और 3 लोग हैं जो उनकी प्रशासन व्यवस्था के बारे में कुछ न कुछ बताते हैं। व्हीलर कहता है कि मध्यम वर्ग के हाथों में सत्ता रही होगी, यानी कि लोकतंत्रात्मक सत्ता होगी। ठीक है। व्हीलर, हंटर कहता है सत्ता जनतंत्रात्मक थी। मैके क्या कहता है, किसी एक समूह के हाथ में रही होगी। कोई ना कोई एक समूह जरूर था जिसके हाथ में सत्ता रही होगी, जो पूरी प्रशासन की व्यवस्था देखता था, पूरी अर्थव्यवस्था वगैरह है, जो साफ सफाई की व्यवस्था है। ठीक है। अब लिपि के बारे में देख लेते हैं। लिपि तो वैसे पढ़ नहीं पाए कोई, लेकिन कई लोगों ने पढ़ने का प्रयास किया है। सिंधु सभ्यता की लिपि है वो लिपि है ना, लिपि है वो भावचित्रात्मक थी। भावचित्रात्मक लिपि कैसे, देखो वहाँ पर अलग अलग चिन्ह मिले हैं, कहीं त्रिशूल का चिन्ह मिला है, कहीं मछली का चिन्ह मिला है, ऐसे। ठीक है। और कई अलग अलग प्रकार के चिन्ह मिले, जैसे ऐसे करके,
चिन्ह मिले, तो इन चिन्हों के आधार पर वो पढ़ते थे कि भाई कि क्या लिखा हुआ है, ये भाव चित्रात्मक है, इनसे कुछ भाव निकलता होगा, मछली का चिन्ह है तो इससे कुछ मतलब निकलता होगा, उनका कुछ अर्थ निकलता होगा। तो इसको भाव चित्रात्मक या ब्रुष्टोफेदन लिपि भी कहते हैं। यानी कि जैसे ये दाएं से बाएं चलती थी, ये ऐसे चलती तो ऐसे चलती थी, ये यहाँ से चलती तो ऐसे, गोमूत्राक्षर लिपि भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसमें टोटल 375 से 400 के आसपास टोटल जो अक्षर ऐसे ऐसे चिन्ह मिले हैं, 375 से 400 के आसपास, लेकिन जो मूल थे वो 64 ही थे। जो सबसे बड़ा जो अभिलेख है, जो बड़ा अभिलेख है उसमें 26 जो अक्षर मिले हैं। ठीक है, इसे पढ़ने का प्रयास जो 3 लोगों ने किया है, KN वर्मा, I महादेवन, SR राव, सबसे पहले किया था वेडन ने, इनके बाद में इन तीनों ने भी किया, यानी कि 4 लोगों इनके बाद में भी बहुत सारा प्रयास किया, लेकिन किसी ने भी सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ने में पूरी तरह से सक्षम नहीं हो सके, क्योंकि ये भाव चित्रात्मक लिपि किसी के समझ में आने वाली नहीं। और देखते भविष्य में अगर सफल होते हैं तो हम इसके राजनीतिक जीवन के बारे में और भी कुछ जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। इसकी जो लिपि है वो कुछ बलूचिस्तान, पाकिस्तान में एक जगह है बलूचिस्तान की ब्राहुई लिपि है ना, उससे कुछ साम्यता इसकी कुछ देखी जा सकती है, लेकिन एकदम से उनकी लिपि से वो मिलती जुलती नहीं है। अब सिंधु सभ्यता के पतन के बारे में देख लेते हैं, पतन कैसे हुआ इनका। पतन के बारे में वैसे तो अलग अलग जगह अलग अलग साक्ष्य मिले, लेकिन कई लोग हैं उनके साक्ष्य जो अलग अलग बताते हैं, उनको उनके विचारों को जानकर हम उनके पतन को देख लेते हैं। गार्डनर चाइल्ड, देखो बहुत ज़्यादा गार्डनर चाइल्ड और व्हीलर, ठीक है, इनका कहना है कि आर्यों का आक्रमण हुआ, आर्यों का आक्रमण। लेम्ब्रिक महोदय कहते हैं कि सिंधु नदी का मार्ग परिवर्तन हो गया, सिंधु नदी के मार्ग परिवर्तन से इसका पतन हो गया। ठीक है, अब देखिए गार्डनर चाइल्ड और व्हीलर क्यों कहता है कि ऋग्वेद में एक शब्द मिलता है, ऋग्वेद में एक शब्द मिलता है हरियूपिया, यानी कि हड़प्पा के ऊपर आक्रमण, है ना, तो उसके आधार पर लिखा है। और ऋग्वेद किनका है, ऋग्वेदिक आर्यों का। ऋग्वेद में एक शब्द मिलता है हरियूपिया, और हरियूपिया का ये संबंध जो है वो हड़प्पा के ऊपर आक्रमण से लगाते हैं, ये व्हीलर महोदय। ठीक है, तो ये और ऋग्वेद का संबंध किससे है, आर्यों से, क्या, और आर्यों के आक्रमण से ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ। अब लेम्ब्रिक महोदय कहते हैं सिंधु नदी का मार्ग परिवर्तन, क्योंकि नदियों का मार्ग हम भूगोल की घटनाओं से जानते हैं कि नदियों का मार्ग परिवर्तन होता रहता है जलवायु परिवर्तन से। तो लेम्ब्रिक महोदय कहते हैं कि सिंधु नदी का मार्ग परिवर्तन हो गया, तो उससे हुआ। मार्शल और मैके हुए। मार्शल और मैके कहते हैं बाढ़ आ गई,
अब देखो, बाढ़ नदियों के किनारे सारी की सारी सभ्यताएं थी, सारे सारे नगर, ज़्यादातर नगर थे नदियों के किनारे थे, इसलिए मार्शल और मैके कहते हैं बाढ़ से हुई। अब एक जो कैनेडी कहते हैं कि मलेरिया से हुई। कैनेडी विद्वान हुए, वो कहते हैं प्राकृतिक आपदा से, प्राकृतिक आपदा मलेरिया को बताते ही। ठीक है, ओरेल स्टाइन और अमलानंदन घोष। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के कारण राइक्स, एक और है एमआर साइनी, राइक्स और डेल्स, ये 3 जने हैं, एमआर साहनी, राइक्स और डेल्स। इनका कहना है कि डेल्स कि सिंधु नदी का जो पतन हुआ वो भूकंप से हुआ। जलवायु परिवर्तन हो गया, भूकंप हो गया। अब उसके बाद में देखिए रफीक मुगल और बी के थापर। पारिस्थितिकी असंतुलन, ठीक है। अब 5-6 कारण ये हैं, ये गार्डनर चाइल्ड कहते हैं कि आर्यों के आक्रमण से, लैब्रिक महोदय कहते हैं कि सिंधु नदी का मार्ग परिवर्तन हुआ, और मार्शल और मैके कहते हैं बाढ़ से। मार्शल और मैके कहते हैं कि बाढ़ से हुआ। कैनेडी कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा। ओरेल स्टाइन अम्लान घोष कहते हैं जलवायु परिवर्तन। एमआर साहनी कहते हैं डेल्स और भूकंप से, और भूकंप के भी अवशेष मिले हैं कालीबंगा में, इसलिए वो कहते हैं कि भूकंप से हुआ। और पारिस्थितिकी असंतुलन, तो अब देखिए, अब हर किसी जगह पर किसी एक कारण नहीं हो सकता, सब जगह अलग अलग कारण हो सकते। कोई एक बड़ी सभ्यता पूरे किसी एक कारण से पूरी सभ्यता नष्ट नहीं हो सकती है, सही सभी जगह अलग अलग कारण रहे होंगे। ठीक है, अब इनका मिला जुला रूप है वो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों में हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ये अपना टॉपिक पूरा हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का। अगला टॉपिक हम अगली क्लास में लेंगे, और आपको कोई क्वारी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कॉलेज आइए, कॉलेज के कॉन्टैक्ट पे कॉल कीजिए और बात कीजिए। धन्यवाद।